विद्यार्थियों नमस्कार। आज भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग एक के अंतर्गत हम विचारक विश्वास और इमारतें, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक है बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे। इसके बारे में हम आपको आज विस्तार से बताएंगे। महात्मा बुद्ध एक शिक्षक की तरह समाज में घूम घूम करके भ्रमण करके समाज को शिक्षित करते थे। उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था तपस्या से, उस ज्ञान को वो लोगों तक पहुंचाने के लिए भ्रमण करते थे और लोगों को अपना ज्ञान देते थे। उनके जो अनुयायी या उनके जो शिष्य होते थे, उनकी कथाओं को, उनकी कहानियों को सुना करते थे। हम आपको बता दें विद्यार्थियों क्या कि महात्मा बुद्ध के समय में कोई भी ग्रंथ लिखा नहीं गया था बौद्ध धर्म के ऊपर। महात्मा बुद्ध के जब उन्होंने देह यहां से त्याग दी, शरीर त्याग दिया, यहां से निर्वाण जब उनको प्राप्त हो गया, उसके पश्चात ही उनके ग्रंथ लिखे गए। तो आइए आज हम देखेंगे बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार से तैयार किए गए। बुद्ध चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। महिलाएं और पुरुष इन प्रवचनों को सुनते थे। महात्मा बुद्ध चर्चा करते थे और मौखिक शिक्षा देते थे। महिलाएं, पुरुष और कुछ बच्चे भी उनकी इन शिक्षाओं को ग्रहण करते थे, सुनते थे और इन पर चर्चा भी करते थे। जो महात्मा बुद्ध शिक्षा देते थे उस पर वो चर्चा भी करते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया। महात्मा बुद्ध ने जो भी भाषण दिया, जो भी शिक्षा दी, उनके जीवन काल में उसको कभी लिखा नहीं गया। उनकी मृत्यु के बाद यानी 5वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों तथा श्रमणों, ज्येष्ठ उनको कहते जो सीनियर होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं, उनके जो बड़े बड़े शिष्य थे, ज्यादा वृद्ध शिष्य थे, बहुत दिनों से उनके साथ रहे, ज्येष्ठ, और श्रमण उनको कहते जो उनकी कथाओं को सुनते थे। तो ज्येष्ठों और श्रमणों या ज्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा, मतलब उनके मरने के बाद 4वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके मरणोपरांत एक सभा बुलाई गई बैसली बिहार में, जो कि पाली भाषा में सभा थी। और उसमें ज्यादातर उनके शिष्य जो ज्येष्ठ थे, जो बड़े हुआ करते थे, या फिर जो श्रमण जो उनको बहुत दिनों से सुनते आ रहे थे, उनको वहां बुलाया गया। वहां पर ही उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का वहीं पर संकलन किया गया। संकलन के लिए हम आपको बता देते, वहां जब सभा बुलाएगी तो वहां 3 प्रकार की टोकरियां रखेंगी। पिटक का मतलब होता है पिटारा या टोकरी, और त्रि का मतलब है 3 टोकरियां रखेंगे। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं जो थी उनको वर्गीकृत करने के लिए, उनको क्लासिफाइड करने के लिए 3 प्रकार की टोकरियां रखी। तीनों टोकरियों को यहां अलग अलग नामों से जाना जाता है और तीनों टोकरियों के संयुक्त रूप को हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं, जो कि महात्मा बुद्ध के से संबंधित ग्रंथ था। तो इन तीनों को मिलाया गया। तो त्रिपिटक में पहला आता है विनय पिटक। इसमें महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी होते थे, जो उनके बौद्ध विहारों में रहते थे, उनके लिए नियमावली थी कि उनको सन्यासी जीवन कैसे जीना है। सन्यासियों के लिए नियमावली ये विनय पिटक में संग्रहित किए गए, विनय पिटक नामक टोकरी में संग्रह किया गया। महात्मा बुद्ध ने जब भी अपनी कथाओं में, अपने प्रवचन में ये बताया होगा कि सन्यासियों को या हमारे अनुयायियों को किस प्रकार से जीवन व्यतीत करना है, उनके लिए कौन कौन से नियम है, तो उनके लिए नियमावली बनाई गई सन्यासियों के लिए। दूसरा पिटक आता है, दूसरी टोकरी का नंबर आता है, तो उसका नाम था सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को संग्रहित किया गया। महात्मा बुद्ध ने जो भी शिक्षाएं दी उसको सुत्त पिटक नामक टोकरी में इकट्ठा किया गया, जो कि आम लोगों के लिए थी। मतलब पहली जो विनय पिटक था, विनय पिटक में महात्मा बुद्ध के अनुयायी अर्थात उनके जो शिष्य थे, उनको किस प्रकार से जीवन व्यतीत करना है, बौद्ध विहार में किस प्रकार रहना है, ये सारी चीजें उनके लिए थी। दूसरे में कॉमन मैन के लिए, मतलब जो सामान्य लोग होते थे, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करते थे, उनके लिए नियमावली थी, उन महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं थी। इसमें नियमावली ना हम कहें, हम कह सकते कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में संग्रहित किया गया। इसके बाद आता है अभिधम्म पिटक। तीसरा जो पिटारा था, तीसरा पिटक है वो अभिधम्म पिटक है। और इस अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित शिक्षाओं, उनके जीवन में जो घटनाएं घटी, उनको यहां पर लिखा गया। हम एक बार यहां देख लेते हैं
विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में रखी गई और दर्शन से जुड़े विषय अभिधम्म पिटक में आए। दर्शन, जो भी महात्मा बुद्ध का दर्शन था, उनका जो निष्कर्ष था, उनकी जो सोच थी, उनकी जो थिंकिंग थी, उनकी जो फिलॉसफी थी, उसको अभिधम्म पिटक में रखा गया। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। एक पिटक में जैसे त्रिपिटक है, हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। बाद में इन्हीं ग्रंथों पर, त्रिपिटक पर में जो ग्रंथ होते थे, उन पर बौद्ध विद्वानों ने बहुत सारी टीका और टिप्पणियां लिखी हैं। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, मतलब जब बौद्ध ग्रंथ यहां से श्रीलंका पहुंचा, भारत से बौद्ध धर्म श्रीलंका पहुंच गया, तो वहां जाकर देखिए क्या है। श्रीलंका एक द्वीप है छोटा सा, अगर देखा जाए तो वो एक द्वीप है छोटा सा। तो उस द्वीप को में जाकर के क्या होता है, तो द्वीप वंश, इसका मतलब है द्वीप का इतिहास, मतलब श्रीलंका का इतिहास क्या है, और वहां जाकर द्वीप वंश और महावंश, महान इतिहास, ये दो ग्रंथ फिर लिखे गए महात्मा बुद्ध के धर्म से संबंधित या बौद्ध धर्म से संबंधित। श्रीलंका में जब हमारा बौद्ध धर्म पहुंचा तो वहां जाकर के दो ग्रंथ और लिखे गए, द्वीप वंश और महावंश। द्वीप वंश का मतलब द्वीप का इतिहास और महावंश का मतलब महान इतिहास। इसके बाद जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया, इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई है। ज्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में है, बाद के युगों में संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए। महात्मा बुद्ध के ज्यादातर जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, बाद में इनका संस्कृत भाषा में भी अनुवाद किया गया। जब बौद्ध धर्म पूर्वी एशिया में फैला, हमारा धर्म अब पूर्वी एशिया की ओर हम बढ़ने लगे, मतलब हम भारत में इस तरफ जाने लगे, श्रीलंका से हट करके। अब हम श्रीलंका चूंकि हमारे दक्षिण में होता है, अब हम पूरब की तरफ जाएंगे और संभवतः हम चीन की तरफ जाएंगे। तो जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला, तब फासियेन और स्वयं त्सांग, फासियेन और स्वयं त्सांग ये दो चीनी यात्री थे, भारत में आए थे। जैसे तीर्थ यात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए थे, मतलब पहला फासियेन और दूसरा स्वयं त्सांग, ये दो चीनी यात्री भारत में बौद्ध धर्म की खोज में यहां आए थे या बौद्ध ग्रंथों की खोज में यहां आए थे। ये पुस्तकें वे अपने देश में ले गए, मतलब त्रिपिटक और दीप वंश, महावंश, जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकें थी, वो चीन में जाकर के ले गए। वो जहां विद्वानों ने इनका अनुवाद किया, चूंकि पाली भाषा में लिखे हुए ग्रंथ थे महात्मा बुद्ध के, तो इन ग्रंथों का अनुवाद, महात्मा बुद्ध के इन ग्रंथों का अनुवाद चीनी भाषा में उन्होंने किया जाकर। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए वे कई पुस्तकें भी अपने साथ ले गए। कई सदियों तक ये पांडुलिपियां एशिया के भिन्न भिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थी। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए। देखिए ये जो बौद्ध ग्रंथ के कुछ अंश है यहां पर, जो पाली भाषा में लिखे हुए हैं, और ये पांडुलिपि है, संस्कृत की पांडुलिपि है। हम आगे इनको एक चित्र के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यहां हम देखेंगे त्रिपिटक, महात्मा बुद्ध के जो ग्रंथ थे वो, इनको हम यहां एक चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे। पहला पिटक था, सबसे पहले पिटक आता था सुत्त पिटक। दूसरा विनय पिटक और तीसरा
अभिधम्म। ये तीनों ग्रंथ थे महात्मा बुद्ध से संबंधित। ये विनय पिटक को अपन पहले लिखेंगे, फिर आ जाएगा सुत्त पिटक। विनय पिटक में रखा गया था मठों, जहां पर साधु सन्यासी रहते थे उनको क्या बोलते थे? मठ। तो मठों में रहने वाले या बिहार में रहने वाले भिक्षुओं के लिए नियमों का संग्रह है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं और अभिधम्म पिटक में दर्शन अर्थात बौद्ध चिंतन, इन तीन चीजों को रखा था। ये तीनों टोकरियां थी, एक टोकरी, दो टोकरी और ये तीसरी वाली टोकरी। तीनों टोकरियों में अलग अलग थे, इन तीनों को मिलाकर के बनाया गया था त्रिपिटक।